कल की क्लास में आप लोगों को मैंने 5 की कंसेप्ट पढ़ाए। पहला कंसेप्ट जनरल एंट्रीज। क्या जनरल एंट्री? पार्टनर को आईओसी देने की, सैलरी देने की, कमीशन देने की और पार्टनर से आईओडी लेने की। फिर दूसरा कंसेप्ट पढ़ाया लेजर बनवाए। किसका लेजर बनाया? P&L एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का लेजर कैसे बनता है? जैसे कि बाकी सारे लेजर बनते हैं, सारे खर्चे डेबिट साइड में, मतलब जितने भी P&L अकाउंट भी कैसे बनता है? डेबिट साइड में खर्चे और क्रेडिट साइड में इनकम। ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन भी कैसे बनेगा? डेबिट साइड में खर्चे। अब जितने भी मोटे मोटे खर्चे वो सब P&L में आ चुके हैं, तो एप्रोप्रिएशन में सिर्फ क्या आएगा? आईओसी, सैलरी, कमीशन। क्रेडिट साइड में क्या आएगा? प्रॉफिट और आईओडी। और जो प्रॉफिट बचेगा आईओसी, सैलरी, कमीशन बांटने के बाद वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर हम लोगों ने बात करी P&L अकाउंट बनाने की। अगर कोई भी P&L की आइटम दे रखी हो, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा हो, क्या दे रखा हो? रेंट दे रखा हो, सैलरी दे रखी हो, मैनेजर का कमीशन दे रखा हो, तो उसको कहाँ दिखाना है? P&L में दिखाना है। उसके लिए एक छोटा सा P&L बनाना है और उस P&L में दिखाना है। और मैंने आपको कल बताया एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में प्रॉफिट में से डिडक्ट करके भी दिखा सकते हो। फिर मैंने आप लोगों को बताया तीसरा कंसेप्ट कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा भाई साहब? दो होते हैं कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। दोनों में थीम सेम है, सारी पार्टनर को मिलने वाली चीज क्रेडिट में और पार्टनर से लेने वाली चीज डेबिट। क्रेडिट साइड में क्या क्या मिलेगा पार्टनर को? आईओसी, सैलरी, कमीशन और आगे के चैप्टरों में जनरल रिजर्व, आईएफआर सब क्रेडिट में आएगा। और जिससे भी कैपिटल कम होती है, जैसे ड्राइंग करने से कैपिटल कम होती है, तो ड्राइंग कहाँ आएगा? डेबिट में आएगा। कल मैंने ये भी बताया था पार्टनर एसेट लेके चला जाएगा तो वो भी डेबिट में आएगा, क्योंकि वो एसेट लेके जा रहा है, वो भी एक तरीके की ड्राइंग है। क्या है? एक तरीके की, बस वो ड्राइंग में कैश ना लेकर एसेट ले रहा है, ऐसा समझो। तो जैसे ड्राइंग करता है तो अपन लिखते हैं टू कैश, तो आप टू कैश के आगे क्या लिखो? टू एसेट, क्योंकि वो एक तरीके से क्या लेके जा रहा है? एसेट लेके जा रहा है। तो एसेट लेके जाना भी क्या है? ड्राइंग है, याद रखना हर चैप्टर में। तो उसकी कैपिटल क्या होगी? डेबिट होगी। आईओडी भी क्या आएगा? डेबिट में आएगा। और जो भी बैलेंस बचेगा पार्टनर का वो उसका क्लोजिंग बैलेंस होगा, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करके। फिर मैंने एक और कल आपको बताया आईओसी, सैलरी, कमीशन वगैरह की कैलकुलेशन कैसे होगी। आईओसी की कैलकुलेशन कैसे होगी? मंथली होगी, 3 महीने का, 4 महीने का। वो भी कब? जब उसकी कैपिटल चेंज हो रही है। अगर थ्रू आउट द ईयर उसकी कैपिटल सेम है तो फिर आपको कोई मंथ की कैलकुलेशन, जैसे मैं बोलूँ A और B स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 5 लाख एंड 4 लाख और क्वेश्चन में आगे कुछ भी ना बोलूं और आईओसी की रेट दे दूं 10%, तो 5 लाख का 10% 50,000, 4 लाख का 10% 40,000। फिर मैंने कल ये भी बताया सैलरी अगर मंथली हो तो इंटू 12 करना है, क्वार्टरली हो तो इंटू 4 करना है और पर एनम लिखा हुआ हो तो कुछ भी नहीं करना है। मैनेजर कमीशन अगर बिफोर चार्जिंग हो तो प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100, लेकिन अगर आफ्टर चार्जिंग हो तो प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, 100 प्लस रेट हो जाएगा। फिर कल जाते जाते ये भी बताया कि अगर आपको प्रॉफिट दे रखा है 5 लाख का और बोला है ये आफ्टर चार्जिंग सैलरी है या आफ्टर चार्जिंग आईओसी है, तो आपको वो सैलरी या आईओसी उसमें वापस से एप्रोप्रिएशन में दिखाते वक्त, इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग। कंसेप्ट नंबर 5। अब आईओडी की कैलकुलेशन। किसकी कैलकुलेशन? आईओडी की कैलकुलेशन में इतना बड़ा जंजाल क्यों है? आईओसी में तो कुछ भी नहीं था। आईओडी में एक प्रॉब्लम क्या है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में 2 बातें बताई थी मैंने। एक तो जब टाइम पीरियड एंड अमाउंट जो है वो सेम ना हो, और एक जब टाइम पीरियड और अमाउंट क्या हो? सेम हो। तो जब, क्योंकि ड्राइंग करने का क्या होता है? एक पैटर्न होता है। कोई भी इंसान जो ड्राइंग करता है पार्टनरशिप फर्म में, वो अगर पैटर्न नहीं होगा ना तो वो फिर फर्म का पैसा अपना पैसा समझ लेगा, उसका ही है पैसा, लेकिन उसे निकालने का एक तरीका होता है। जैसे हर महीने की, आज तुम लोग तो मुझे रोज ही फीस देते हो, तो मैं क्या करूं? रोज जो पैसा है निकाल लूं या रोज का रोज हिसाब करूं? आज 6,000 आए, मुझसे 2,000 तेरे, अब्दुल्ली 2,000 तेरे, 2,000 मेरे। आज 60,000 आए, 20 तेरे, 20 तेरे, 20 मेरे। ठीक है, ऐसे नहीं होता है। फर्म के पास जो पैसा आ रहा है वो आपका है, बट आपको उसमें से जो ड्राइंग करनी है उसका एक पैटर्न होना चाहिए, क्योंकि अभी वो पैसा बिजनेस का है, अभी आपने बिजनेस वाइंड अप नहीं किया है। उस पैसों में से बिजनेस के बहुत सारे खर्चे करने हैं आपको, तो ड्राइंग का कुछ लोग पैटर्न बना लेते हैं। तो उसके लिए ये फॉर्मूले हैं जिनका पैटर्न है, टाइम पीरियड भी सेम है, अमाउंट भी सेम है। और जिसका कोई पैटर्न नहीं है उसके लिए फिर 2 मेथड है, एक सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड। एकदम जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी मान लो मिस्टर ए ने ड्राइंग करी है, उसका साल है अप्रैल से मार्च। क्या साल है? अप्रैल से मार्च। तो पहली ड्राइंग करी है 1 अप्रैल को। कितनी ड्राइंग करी है? 20,000। मिस्टर ए ने
उसके बाद अप्रैल के बाद उसने सीधी ड्राइंग करी कब? 1 जुलाई को 80,000, ठीक है। और उसके बाद उसने सीधी ड्राइंग करी 31 दिसंबर को, न्यू ईयर पे पार्टी वार्टी करनी होगी तो 1 लाख की ड्राइंग करी। कितने की ड्राइंग करी? ठीक है। अब ये ड्राइंग करिए और आईओडी की रेट क्वेश्चन में गिवन है कितनी? मान लो 12%। तो हमें आईओडी निकालनी है। तो एक तरीका तो क्या है, हर ड्राइंग पे आईओडी निकालो, सिंपल मेथड। कैसे निकालो? इनटू कर दो रेट से 12% और मंथ ले लो। अप्रैल में ड्राइंग करी है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, पूरे 12 महीने आएंगे। तो इधर ड्राइंग निकलेगी 12/12। 12 से 12 कट जाएगा तो 12 को 2 से करो 24 और 2 0 से 2 0 काट दो। कितना आया? 24। प्लीज सामने देख लो। अब इस बार मैंने ड्राइंग करी है 1 जुलाई को। कितने कब करी है? 1 को। अब जो मैंने 20,000 की ड्राइंग करी उसमें तो आपने पूरे साल का ब्याज ले लिया, लेकिन क्या आप 80,000 की ड्राइंग पे भी पूरे साल का ब्याज लोगे? क्योंकि 80,000 तो मैंने बीच में से निकाले हैं। तो कायदा कानून क्या कहता है कि जब से पैसे निकाले हैं तब से इंटरेस्ट लो, उसके पहले का क्यों ले रहे हो? तो मैंने कब पैसे निकाले? 1 जुलाई को। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 9 महीने लगे। कितने? आप 9 महीने का लो ब्याज। 12 से 12, 2 0 से 9 8 जा। वाओ, सो इंटेलिजेंट। उसके बाद अब ये पैसे कब निकाले? 31 दिसंबर। फिर कायदा कानून क्या कहता है? ओ सुन ले भाई, सुन ले कि दिसंबर में पैसे निकाले तो दिसंबर के बाद ब्याज लगेगा, लेकिन इसमें दिसंबर को काउंट मत करना क्योंकि 31 दिसंबर को निकाले हैं। तो जनवरी, फरवरी, 31 दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, कितने महीने हुए? 3 महीने। फिर 0 0 12 12, 3,000। तो इसको टोटल आईओडी कितनी देनी है मेरे भाई को? 2400, ये 7 8 9 10 11 12, 12,600। सुना नहीं सुना? कितनी? कितनी? ये सिंपल मेथड था। अब अगर मैं प्रोडक्ट मेथड से करता तो प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है? यहां देखो, आपने 12% 12% 12% 3 बार लिया है, डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय 12 और डिवाइड बाय 12 भी 3 बार लिया है। तो प्रोडक्ट मेथड कहता है कि आपने जो चीज को बार बार मल्टीप्लाई किया है और बार बार डिवाइड किया है उसे कॉमन ले लो। तो प्रोडक्ट मेथड ये कहता है पहले आप अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई करो। क्या करो? अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई करो। किसको? अमाउंट को मंथ से। आगे आ जा बेटा, तू आगे आ जा, आगे आ जा, यहाँ आ जा, दिख तो रहा नहीं तुझे। देखो इधर अमाउंट को मंथ से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। यहां देखो, अब आपका इधर अमाउंट दे रखा है कितना? 20,000, 80,000, 1 लाख। बोर्ड पे देखना, 20,000, 80,000 और 1 लाख। अब मंथ कितने हैं? यहाँ 12 मंथ है, यहाँ 9 मंथ है और यहाँ 3 मंथ है। तो यहाँ ले लो 12, यहाँ ले लो 9 और यहाँ ले लो 3। 12 इंटू 2, 2,40,000, 7,20,000 और 3 लाख। और इनका टोटल कर लो, 3 लाख और 7 लाख 10 लाख और ये 12 लाख, ये हो गया टोटल 12,60,000। कितना हो गया? अब फॉर्मूला लगा लो, 12,60,000 इंटू रेट इंटू 1/12 इंटू रेट इंटू रेट, तो वही है 12% और इंटू 1/12। 12 से 12 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गई। आंसर कितना आया? 12,600। कितना आया? तो सिंपल मेथड से भी कितना आया? प्रोडक्ट मेथड से भी। कौन सा इजी है? देखो दोनों एक जैसे ही है, बस ये है कि ज़्यादा होना तो प्रोडक्ट ही लगाया करो। अब ये इजी क्यों था? क्योंकि मैंने फिगर ऐसी ली थी 20,000, 80,000, तो क्या है, और मैंने रेट भी जानबूझ के 12% ले ली थी ताकि हर बार 12 से 12 10 भी हो सकती थी, 8 भी हो सकती थी, 9 भी हो सकती थी। तो वो कैलकुलेशन तो अपन कह नहीं सकते कौन सी सही होगी कौन सी वो। आपको तो जो बोले वो करना है, ना बोले तो प्रोडक्ट से कर लेना अगर फिगर्स इजी हो तो। नहीं तो फिगर डिविजिबल हो ना तो फिर सिंपल मेथड से करा करो। ठीक है, फिगर में आपको दिख रहा है 20,000, 5,000, पीछे बहुत सारी जीरो दिख रही है ना आपको, तो प्रोडक्ट मेथड से करा करो। क्यों?
क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, 12 को करना है 2 से। तो देख लो 12 से 2 से कर सकते हैं हम, 9 को 8 से भी कर सकते हैं, और 3 को 1 से भी। पीछे 0 हो तो प्रोडक्ट मेथड लगाओ। लेकिन अभी ये ड्राइंग करता 25,200 और ड्राइंग करता ये तो इंटू 12, अब ये बेकार है। इसमें फिर सिंपल मेथड सही है। आंसर दोनों से लॉजिक क्या है? प्रोडक्ट मेथड कॉमन ले लेता है। किसको कॉमन ले लेता है? रेट को और डिवाइड बाय 12 को। किसको कॉमन ले लेता है? रेट को और डिवाइड बाय 12 को। क्योंकि यहाँ हर बार रेट लेनी पड़ेगी और हर बार डिवाइड बाय 12। यहाँ एक ही बार डिवाइड बाय 12 करा, ऊपर खाली था तो 1 लगा दिया, क्योंकि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे बढ़ू। ये 2 मेथड आपको याद रखने हैं जब ड्राइंग का कोई पैटर्न ना हो। जब आप कभी भी मुंह उठा के आ रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, कभी दिसंबर में कर रहे हो, कभी जनवरी में कर रहे हो, कभी अप्रैल में कर रहे हो, आपकी ड्राइंग का कोई पैटर्न और अमाउंट भी सेम नहीं है। लेकिन अगर टाइम पीरियड भी सेम हो और अमाउंट भी सेम हो तो ये पूरा चार्ट याद रखना है। व्हेन अमाउंट एंड टाइम पीरियड इज सेम। तो आपको जो ड्राइंग करनी है उसके 12 फॉर्मूले हैं, अच्छे से सुनना। फॉर्मूले रटने से ज़्यादा समझने पे ध्यान देना, ताकि आप लोग आराम से लंबे समय तक याद रख सको। बराबर सुनना, सामने देखो। इसमें ये कंसेप्ट नंबर कौन सा है हमारा? 6। कल कितने पढ़े थे हमने? 5, है ना? ये छठा है, देखो। और आज में तुमने कल जाते जाते मेरे से इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव का, कैपिटल अकाउंट का ट्रीटमेंट वगैरह भी वो सब आ जाएगा, ठीक है? लॉस हो तो क्या करना है, देनी है नहीं देनी, आज सारे कंसेप्ट कवर कर लेंगे हम लोग, ठीक है? तो बहुत ध्यान से एकदम कंसंट्रेशन बनाए रखना। देखो, जब टाइम पीरियड और अमाउंट सेम हो तो हम लोगों ने ड्राइंग का एक पैटर्न होता है। या तो मैं ड्राइंग हर महीने करूंगा, या मैं हर क्वार्टरली करूंगा, या फिर मैं सिर्फ 6 महीने तक ड्राइंग करूंगा, या फिर मैं सिर्फ 9 महीने तक। और तो क्या ही बनेगा, जैसे हर महीने कर ली, या हर महीने करी और 6 महीने तक ही करी, या 9 महीने तक करी, या क्वार्टरली कर ली, अप्रैल में, जून में करी, फिर जुलाई अगस्त सितंबर में, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, फिर जनवरी फरवरी मार्च। 4 क्वार्टर होते हैं साल में, तो ड्राइंग भी कितनी बार करूंगा? 4 बार क्वार्टरली। महीने 12 होते हैं तो कितनी बार करूंगा? 12 बार। यहाँ पे 6 मंथ है तो कितनी बार ड्राइंग करूंगा? 6 बार। या 9 मंथ है तो कितनी बार करूंगा? अब 8 मंथ का भी बना लो, 7 मंथ का भी बना लो, जितनी बनाना चाहो बना लो। सारे फॉर्मूले एक ही लॉजिक से बने हैं, वो नीचे लिखा हुआ है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अभी समझाऊंगा क्या है डिवाइड बाय 2। देखो, सबसे पहले अगर मैं मंथली ड्राइंग कर रहा हूं तो मेरे ड्राइंग करने का टाइम पीरियड अगर सेम है तो वो 3 ही तरीके का होगा। या तो मैं बिगनिंग में पैसे निकालूं, या मैं एंड में निकालूं, या मैं मिडिल में निकालूं। अगर इसके अलावा मैंने कोई ऑड फिगर पे पैसा निकाल लिया, देखो अगर मैं 1 तारीख को पैसे निकाल रहा हूं तो 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, पैटर्न एकदम फिक्स है। या 30 तारीख को पैसे निकाल रहा हूं, 30 जनवरी, 28 फरवरी, 30 मार्च, 30 अप्रैल, पैटर्न एकदम फिक्स है। या बीच में निकाल रहा हूं 15 तारीख, 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल। तो अगर मेरा पैटर्न फिक्स है तो मेरी ड्राइंग या तो बिगनिंग में होगी, या एंड में होगी, या मिडिल में होगी। बोलो जरा, या तो बिगनिंग में होगी, और कुछ नहीं हो सकता। सब 20 तारीख को भी निकाल सकते हैं। तो फिर ऐसा होगा कि मैं हर महीने की 20 तारीख को ही निकालूं, तो फिर 20 तारीख को निकाला, फिर अगले 20 तारीख को निकाला तो 1 महीना ही आ गया, फिर अगले 20 तारीख को निकाला तो 1 महीना ही आ गया। तो इसलिए हम ये मान रहे कब निकालेगा? 1 तारीख को। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? अगर ये 20 तारीख को हर महीने भी निकाले ना तो फॉर्मूले पे कोई फर्क नहीं। ये हर महीने की 15 तारीख को निकालेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। ये हर महीने की 24 तारीख को निकाला, क्योंकि ये 24 को निकाला, फिर अगले महीने भी 24 को ही निकालेगा, अगले महीने भी 24 को निकालेगा। बीच में गैप 1 महीने का ही है। गैप हमेशा कितने महीने का रहना चाहिए? अब फॉर्मूले क्या है ये ध्यान से सुनो। अगर मैं बिगनिंग में पैसे निकालूंगा तो अमाउंट, ए मतलब अमाउंट, इंटू 12, क्योंकि 12 महीने तक पैसे निकाले हैं, इंटू रेट, रेट तो आएगा ही सही, इंटू 6.5 अपॉन 12। क्या आ जाएगा फॉर्मूले में? 6.5। अब इसमें हमें याद क्या रखना है? 6.5, क्योंकि अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होगा कि हर महीने कितने निकालता है? 20,000। और हर महीने निकालता है तो 20,000 इंटू 12 करना है, क्योंकि हर महीने निकालता है। तो 20,000 इंटू 12, यहाँ भी 20,000 इंटू, यहाँ भी 20,000 इंटू, यहाँ भी रेट, यहाँ भी रेट, यहाँ भी रेट। बस यहाँ क्या आएगा? क्या दिख रहा है तुम्हें? यहाँ क्या दिख रहा है? और यहाँ क्या दिख रहा है? 6। और किसी चीज का फर्क नहीं है। अब ये कैसे आए 6.5? देखो इधर, ये सारे फॉर्मूले बने हैं इस एक फॉर्मूले से।
टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। क्या मतलब है इसका, ध्यान से देखो। मैं अभी सिंप्लिसिटी के लिए साल जनवरी से दिसंबर ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? जनवरी से दिसंबर। अप्रैल से मार्च भी ले सकती हो, लेकिन अभी मैं क्या ले रहा हूं? जनवरी से दिसंबर। शुभ सामने देखना भाई प्लीज। पहली ड्राइंग करूंगा मैं 1 जनवरी को, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो 1 जनवरी के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 12 महीने ही बचेंगे। कितने महीने बचेंगे? और मैं लास्ट ड्राइंग करूंगा 1 दिसंबर को, 1 जनवरी के बाद। लास्ट ड्राइंग तो दिसंबर में करूंगा, तो 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर को 1 महीना बचेगा। कितना महीना बचेगा? इधर कितने बचे थे? 12 महीने। इधर कितना बचा? 12 और 1 कितने होते हैं? 13 डिवाइड बाय 2, तो आंसर इज 6.5। कितना आएगा? 6.5। तो आपने पहली ड्राइंग जब करी, अच्छा कायदे से अगर मेरे को ब्याज लगाना होता तो मैं याद है कैसे लगाता? जनवरी में ड्राइंग करी तो पूरे 12 महीने का ब्याज, फिर फरवरी में ड्राइंग करी तो 11 महीने का ब्याज, मार्च में ड्राइंग करी तो 10 महीने का ब्याज, ऐसे चलता मैं। तो अगर ये फॉर्मूले गिवन ना होते, दिमाग लगाने वाले ने ये दिमाग ना लगाया होता, तो आपको ये एक फॉर्मूले से जो आंसर आ रहा है वो कैलकुलेशन 12 बार करनी पड़ती। कितनी बार करनी पड़ती? लेकिन हमें 12 बार, हमें एक ही बार करनी है। लेकिन उसके लिए हमें याद रखना है उसने पहली ड्राइंग कब करी। तो पहली ड्राइंग कब करी? 1 जनवरी को। 1 जनवरी के बाद कितने महीने बचे? 12 महीने। आखिरी ड्राइंग कब करी? 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर के बाद कितना महीना बचा? 1 महीना। 12 और 1 कितने होते हैं? 13। सीधी बैठ बेटा, सीधी बैठ एकदम। तो 13 डिवाइड बाय 2 करोगे कितना आएगा? 6.5। अब देखो अगर मैं यही ड्राइंग बिगनिंग की जगह कब करता या मिडिल में, तो देखो एंड में। पहली ड्राइंग करूंगा मैं 30 जनवरी को, तो 30 जनवरी के बाद कितने महीने बचेंगे? बोलो तेज बोलो, याद है ना? जनवरी के बाद कितने महीने बचते हैं? गिनूं क्या? गिनूं? 11 ही बचेंगे। आखिरी ड्राइंग कब करूंगा? 31 दिसंबर को। 30 दिसंबर, 31 दिसंबर, कितने महीने बचेंगे? 0, क्योंकि उसके बाद तो अगला साल शुरू हो गया, न्यू ईयर। ठीक है, तो 0 और इधर 11 और 0 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ कितना आएगा? यहाँ बाकी बिल्कुल सेम है। ए 12 रेट डिवाइड 12 सब कुछ सेम है, बस यहाँ क्या आएगा? 6.5। तो क्या बना फॉर्मूला? बिगनिंग में करूंगा तो 6.5, एंड में करूंगा तो, मिडिल में करूंगा तो 6। इसमें भी लगा लो। पहली ड्राइंग करूंगा 15 जनवरी, 15 जनवरी के बाद 11.5 महीने, और लास्ट ड्राइंग करूंगा 15 दिसंबर, तो आधा महीना। 11.5 और आधा 12 डिवाइड बाय 2। सारे फॉर्मूले किससे बने हैं? बोलो। टाइम लेफ्ट, हिंदी अनुवाद, पहली ड्राइंग के बाद कितना समय बचा और अंतिम ड्राइंग के बाद कितना समय बचा। ड्राइंग को हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं मुझे, ठीक है। डिवाइड बाय 2, भाग देंगे 2 का। किसका भाग देंगे? भाग ही देते हैं ना। अब आगे आए, ये 3 फॉर्मूले कौन से वाले थे? मंथली। अब मैं ड्राइंग कब करूंगा? क्वार्टरली में फॉर्मूला देखो, अमाउंट इनटू 12 की जगह क्या हो जाएगा? क्योंकि साल में कितने क्वार्टर होते हैं? जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, तो अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 4, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड 12, पूरा सेम है। बस यहाँ बिगनिंग में क्या आ जाएगा? एंड में क्या आ जाएगा? और मिडिल में, मिडिल याद रह जाएगा। यहाँ भी 6 था, यहाँ भी 6 है। अब ये फॉर्मूले कैसे बने? वही पहली ड्राइंग तो मैं 1 जनवरी को ही करूँगा, तो 1 जनवरी के बाद कितने महीने बचेंगे? वही 12 महीने। लेकिन जो मैं लास्ट ड्राइंग करूंगा वो 1 दिसंबर को नहीं करूंगा, 1 अक्टूबर को करूंगा, क्योंकि मैं ड्राइंग क्वार्टरली करता हूं। कैसे करता हूं? 1 अक्टूबर को ड्राइंग करूंगा तो 3 महीने, 1 जनवरी को करूंगा तो 12 महीने। 12 और 3 कितने होते हैं? 15 को 2 से डिवाइड करो, 7.5 ऐसे आया है। तो सारे फॉर्मूले इसी लॉजिक से बने। एक और करते हैं, एंड वाला भी करते हैं। अब एंड में मैं, पीछे बताओ मेरे को, क्या नाम है बेटा? एरिन, खड़ा हो। मैं हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग करता हूं, तो पहली ड्राइंग कब करूंगा मैं? मार्च 1,
1 मार्च, हर क्वार्टर के एंड में करता हूं। 31 मार्च। और लास्ट ड्राइंग कब करूंगा? वेरी गुड। 31 मार्च के बाद कितने महीने बचेंगे? 9 महीने। बोलना भाई। और 31 दिसंबर के बाद 0। 9 और 0 कितने होते हैं? 9 को 2 से डिवाइड करोगे? बैठ जा। तू खड़ा हो हातिम। मैं अब हर क्वार्टर के मिडिल में ड्राइंग करता हूं, तो पहली ड्राइंग कब करूंगा? हर क्वार्टर के मिडिल में 15 फरवरी। वेरी गुड। और लास्ट ड्राइंग कब करूंगा? 15 नवंबर। वेरी गुड, 15 नवंबर। 15 फरवरी के बाद कितने महीने बचेंगे? 10.5। 15 नवंबर के बाद 1.5 महीना। 10.5 और 1.5 12। 12 डिवाइड बाय 2 6 हो आ गए। तो ये सारे फॉर्मूले किस लॉजिक से बने हैं? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। समझ गए? अगले पे आते हैं। अब मैं ड्राइंग कितने महीने तक करूंगा? इसलिए मैंने अमाउंट को किससे मल्टीप्लाई किया है? यहाँ में ड्राइंग तो अमाउंट को किससे किया है? बाकी रेट तो यहाँ भी रेट डिवाइड 12 और ये कैसे आया है? टाइम लेफ्ट। अब मैं 6 महीने ड्राइंग करूंगा, तो 6 महीने ड्राइंग क्यों करता है कोई इंसान? उसके बिजनेस में नहीं होगा, 6 महीने का बिजनेस होगा, मूंगफली बेचता है, सिर्फ सर्दी सर्दी बेचता है, गजक रेवड़ी बेचता है, सिर्फ कब बेचता है? सर्दी सर्दी। ठीक है, तो उसका जो है सीजनल बिजनेस है, तो वो सिर्फ कितने महीने ड्राइंग करता है? 6 महीने। कुछ भी रीजन हो, हमें क्या लेना देना, बस हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि सामने वाला ड्राइंग कितने महीने कर रहा है। हाँ, तो अमन भाई 6 महीने ड्राइंग करूंगा, खड़े हो जाओ। पहली ड्राइंग कब करूंगा? बिगनिंग में करता हूं, 1 जनवरी। लास्ट ड्राइंग 1 जुलाई। 6 महीने तो जून में ही हो गए, 1 जून। अब 1 जनवरी के बाद कितने महीने बचे? 12 महीने। फिर 6 के क्यों पढ़ा रहा हूं फॉर्मूले? 6 ही है, साल ही कितने है? 6 महीने में साल खत्म है, 6 महीने से आगे बढ़ना ही नहीं है। कितने महीने बचे? 1 जून के बाद 0। बैठ जा बेटा, बेटा तेरे नाम मार्क्स थोड़ी बताने थे। चलो, 1 जून के बाद कितना महीना बचा? 1 महीना। 1 जनवरी के बाद 6 और 1 7 डिवाइड बाय 2 3 सेम ऐसे ही है, सेम ऐसे ही है। एक 9 महीने वाला देख लेते, बहुत टाइम पास हो गया। ठीक है, बोल नवाज। अब मैं ड्राइंग 9 महीने करूंगा, खड़ा हो जा। मेरी एस्टेस। अब मैं एंड में ड्राइंग करता हूं। कब करता हूं? एंड में। ध्यान रखना, सोच समझ के बता, जूता फेंक के मारूंगा नहीं तो। पहली ड्राइंग कब करूंगा? अरे चुप रहो, चुप रहो। हाँ बोल। 31 जनवरी। लास्ट ड्राइंग कब करूंगा? 31 जनवरी में साल शुरू हो रहा है। हाँ, 31 का नहीं होता, सितंबर 30 का होता है। बैठ जा। 30 सितंबर। 30 सितंबर के बाद कितने महीने बचेंगे? 0, क्योंकि साल ही 9 महीने का है। और 31 जनवरी के बाद 8 महीने। 8 और 0 8। 8 को 2 से करेंगे 4। ठीक है, एक और पूछ लेता हूं, दिल गवारा नहीं कर रहा। शुभ, खड़ा हो जा। 9 महीने की ड्राइंग है, हर महीने के मिडिल में करता हूं ड्राइंग। 9 महीने की ड्राइंग है, हर महीने के मिडिल में। पहली कब करूंगा? 15 जनवरी। लास्ट 15 सितंबर। कितने बचे महीने? कितने हो गए? 9 हो गए। और 9 डिवाइड बाय 2। बैठ जा बेटा, वेरी गुड। 4 आई होप क्लियर हो गया ये। तो ये 12 के 12 फॉर्मूले सिर्फ इस एक लाइन से बने हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट, डिवाइड बाय 2। एक बात और मैं तुम्हें बता दूं, मैंने टेस्ट में भी तुम्हें क्वेश्चंस दिए थे। जरूरी नहीं है ये 12 ही फॉर्मूला है, और भी बना सकता हूं मैं, लेकिन सबका थीम यही है।
अभी मैं आपको कहूँ कि मैं ड्राइंग करता हूँ हर महीने के बिगिनिंग में और ड्राइंग सिर्फ 10 महीने तक ही करता हूँ, तो फिर ये फॉर्मूले 10 महीने के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। तो मैं पहली ड्राइंग करूंगा 1 जनवरी को, तो कितने महीने बचेंगे? 10 महीने। लास्ट ड्राइंग करूंगा 1 अक्टूबर को, तो कितना महीना बचेगा? 1। 10 और 1 कितने होते हैं? 11। 11 डिवाइड बाय 2 5.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो मैं इसको किसी भी तरीके से अपने मन मुताबिक चेंज कर सकता हूँ। ये 12 तो है ही, लेकिन ये 12 से और 12 भी बन सकते हैं। आपको बस ये याद रखना है बने कैसे हैं। और याद रखना, सामने देखो, बस खत्म कर रहा हूँ अब। याद रखना भाई, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, अमाउंट अगर मंथली हो तो 12 से मल्टीप्लाई होगा। 6 मंथ की ड्राइंग है तो 6 से, 9 मंथ की है तो 10 मंथ की है तो 11 है तो क्वार्टरली है तो 4, क्वार्टरली है तो ये बात याद रखना। बड़े आगे, ये हो गया हमारा कंसेप्ट नंबर 6। अब कंसेप्ट नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट नंबर 7, सम इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। कंसेप्ट तो हो गए पूरे। अब एडजस्टमेंट ध्यान से सुनो। सबसे पहले, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट पेड का एडजस्टमेंट। किसका एडजस्टमेंट? इंटरेस्ट पेड ऑन पार्टनर्स लोन। बाहर का लोन हो तो ठीक है, लेकिन किसका लोन हो? देखो, इसमें 2 चीजें होती है, व्हेन इंटरेस्ट इज पेड और इंटरेस्ट इज नॉट पेड। ठीक है, ये पार्टनर लोन है ना, पार्टनर लोन गिवन की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? इंटरेस्ट पेड ऑन पार्टनर लोन गिवन। हाँ, दो साल में कितने हाफ ईयरली होते हैं? तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम कब होते हैं? हाफ ईयरली होने के बाद। ले जाके ये पटकूंगा ना, सारे सिली निकल जाएंगे, चिली मिली। देखो इधर, इंटरेस्ट पेड ऑन पार्टनर्स लोन गिवन। मैं पहले बात कर रहा हूं, पार्टनर ने हमें लोन दिया है, तो देखो पार्टनर, पार्टनर अगर हमें लोन देगा तो वो पार्टनर के लिए एसेट है, क्योंकि पार्टनर ने हमें लोन दिया है, और हमारे लिए लायबिलिटी है, हमारे लिए। तो पार्टनर ने लोन गिवन है, तो हमें इंटरेस्ट पे करना है। अब हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो यहाँ देखो एंट्री होगी, अगर हम पे कर देंगे तो इंटरेस्ट पेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, सुन रहे हो बराबर। और सेकेंड एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट। तो मैं पे करूं या ना करूं, ये खर्चा तो P&L में जाएगा, क्योंकि ये खर्चा कौन सा है? लोन का खर्चा है, और लोन के ऊपर इंटरेस्ट जो होता है वो P&L में जाता है। कहाँ जाता है? गलती से पे अप्रोप्रिएशन में मत डाल देना। कहाँ जाएगा? बराबर समझ लेना। सम इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट बता रहा हूँ। नंबर 2, अब ये इंटरेस्ट अगर मैंने पे नहीं किया होता तो मैं एंट्री करूँगा, अब पेड नहीं लिख सकता, तो अब मैं लिखूँगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, और सेकेंड एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट को मैं कैपिटल अकाउंट में नहीं डाल सकता। उसका लॉजिक मैंने ये बताया था, अगर आपने उसे इंटरेस्ट पे नहीं किया और आपने वो इंटरेस्ट कैपिटल अकाउंट में डाल दिया, तो कैपिटल अकाउंट में आपने IOC भी डाली है, सैलरी भी डाली है, क्योंकि आपने ये लॉजिक लगा दिया कि पार्टनर को जो भी मिलता है क्रेडिट होगा, तो मैं इसे पार्टनर में डाल सकता था। बराबर सुन लो, बहुत काम की चीजें आ रही हैं, ध्यान दे लेना। अब ये अगर पैसा आपने कैपिटल में डाल दिया तो ये पैसा चार्ज से अप्रोप्रिएशन बन गया, क्योंकि कैपिटल में जो पैसा है ना, फर्म तभी चुकाएगी जब फर्म के पास प्रॉफिट होगा। कल अगर फर्म के पास प्रॉफिट नहीं होगा और फर्म डूब गई तो आपका इंटरेस्ट का पैसा भी डूब गया, और आप ये इंटरेस्ट तो लोगे ही लोगे। इसलिए आप इसको सेपरेट लायबिलिटी मानो, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट मत करो। क्या बोला मैंने? आप इसे अगर मैं पार्टनर हूं और फर्म ऐसा कह रही है ना कि तेरी कैपिटल में डाल दो, तेरी कैपिटल में, तो मैं खुद ही मना करूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, कैपिटल में मत डालना। क्योंकि कैपिटल में डाल दोगे तो मैंने कैपिटल में IOC डाल रखी है, सैलरी डाल रखी है, प्रॉफिट डाल रखा है, पहले तो वो मिलेगा, वो नहीं मिल पाया, प्रॉफिट खत्म हो गया, तो ये कहां से मिलेगा? तो मैं ये कहूंगा फर्म से कि अगर आप ये लोन कहीं बाहर लेने जाते तो बैंक को भी तो ब्याज चुकाते ना, वो ब्याज मुझे भी चुकाओ। मुझे ये क्यों कह रहे हो कैपिटल में डाल दिया?
और वो ब्याज तभी चुकेगा जब वो लायबिलिटी में खड़ा रहेगा। तो इस चीज को हम कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। गौर से सुन लेना, इसमें गलती नहीं चाहिए मुझे एक भी बच्चे की। ये हो गया इंटरेस्ट पेड का। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड की। किसकी बात करते हैं? ऑन पार्टनर ने लोन गिवन ना हो, पार्टनर ने लोन मतलब पार्टनर ने लिया हो, या पार्टनर ने गिवन, उसने दिया था हमें। अब अगर मान लो पार्टनर ने लोन लिया है तो फर्म के लिए एसेट है, फर्म ने लोन दिया है तो फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा। रिसीव्ड है, पेड। उस केस में भी मैं 2 केस बना देता हूं, इसका फोटो ले लेना अभी। अब इसमें रिसीव्ड है और एक केस क्या है? नॉट रिसीव्ड है। तो पहले अगर रिसीव्ड है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, और सेकेंड एंट्री होगी इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू P&L, क्योंकि खर्चे P&L में जाएंगे तो इनकम भी, ये इनकम है तो इनकम भी कहाँ जाएगी? P&L में। भाई सुन रहे हो बराबर? ये तो सबसे सिंपल है, जो वो पैसे दे दे, पैसे आ गए बैंक अकाउंट डेबिट। पैसे की एंट्री सबसे सिंपल होती है, पैसा आ रहा है डेबिट, पैसा जा रहा है क्रेडिट। खर्चे अकाउंट्स में डेबिट होते हैं, इनकम अकाउंट्स में क्रेडिट होती है। तो इंटरेस्ट को मैंने क्या करा? डेबिट, और ये रिसीव को क्या करा? क्रेडिट। तो इसी की रिवर्स बन गई है, 2 एंट्री इधर 2 एंट्री इधर। अब जब वो इंटरेस्ट पे ना करे, कौन? पार्टनर पे ना करे, तो हमारे पास इंटरेस्ट नहीं आया। तो इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, तो नीचे तो इंटरेस्ट रिसीव्ड आएगा, लेकिन ऊपर हम उसकी कैपिटल कम कर देंगे। तो पहले हमने कैपिटल में डाला नहीं था, लेकिन अभी हम कैपिटल कम जरूर करेंगे, क्योंकि हम उससे बोलेंगे कि भैया क्या है, तू इंटरेस्ट क्यों नहीं दे रहा? तो पार्टनर बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा, अभी तो हमने तेरे को IOC दी थी, सैलरी दी थी, प्रॉफिट दिया था, लेते टाइम तो सब कैपिटल में ले लिया, धमाधम धमाधम धमाधम, उसमें से कटवा ले। पैसे नहीं है तो कैपिटल में से कटवा साले, तो उसकी कैपिटल में से काट लेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, ढंग से लिख देता हूं, क्या एंट्री होगी? पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट, और सेकेंड एंट्री सेम रहेगी, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू P&L। तो बराबर सुन लेना, इंटरेस्ट पेड हो या इंटरेस्ट रिसीव्ड हो, दोनों किस में जाते हैं? P&L में। भले वो इंटरेस्ट पे हुआ हो या रिसीव हुआ हो या 11 की पूरी अकाउंट्स पे पानी मत फेर देना। सबसे पहला कंसेप्ट 11th में अक्रूवल कंसेप्ट पढ़ाया जाता है। आपको बताया गया है अच्छी तरीके से कि खर्चे पे हो या ना हो, अकाउंटिंग पूरे 12 महीने की होती है। इनकम रिसीव हो या ना हो, अकाउंटिंग पूरे। तो सामने वाला इंटरेस्ट भले पे करे या ना करे, P&L में तो पूरा दिखाना है। तो कल मुझसे कोई पूछा था कि कैपिटल में से लेस करेंगे तो P&L में नहीं दिखाएंगे क्या? नहीं, P&L में तो हमेशा दिखाना है, कैपिटल में से लेस करो या ना करो। इसलिए मैंने पूरा चार्ट बना दिया। अब ये इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। चारों चीज आ गई इसमें। इंटरेस्ट पेड आ गया, जब पे करते हैं तब भी, जब नहीं पे करते तब भी। इंटरेस्ट रिसीव आ गया, जब रिसीव करते हैं तब भी, और जब रिसीव नहीं करते तब भी। अब याद रखना आप, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड है और क्वेश्चन में गिवन है तो कैपिटल का कोई एडजस्टमेंट, लेकिन इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ है, क्वेश्चन में बोला है इंटरेस्ट इज नॉट रिसीव्ड, तो आप उसे कैपिटल में से कम करना, लेकिन ले जाना कैपिटल में मत। इसको कैपिटल में ले जाना मत, कम जरूर करना। लॉजिक एक बार फिर बता देता हूं। कैपिटल में ले जाने में पार्टनर का नुकसान है। पार्टनर खुद ये चाहेगा कि फर्म अगर मुझे इंटरेस्ट पे नहीं कर रही, फर्म अगर मुझे इंटरेस्ट पे नहीं कर रही तो वो इंटरेस्ट मेरी कैपिटल में ना डाले, बल्कि उसे सेपरेट लायबिलिटी दिखाए, क्योंकि कैपिटल में डालेगी तो कूड़ा कचरा एक समान हो जाएगा। कल अगर फर्म प्रॉफिट नहीं कमा पाई, फर्म डिसोल्यूशन में चली गई, तो आउटसाइड लायबिलिटी पहले पे होती है, कैपिटल बाद में पे होती है। घर पे गेस्ट आते हैं तो पहले खाना हम खाते हैं कि उन्हें खिलाते हैं? या पहले लेके ठूसने बैठ जाते हो एक प्लेट लेके, बाद में बचे ना बचे, ठीक है, वो आस्था बेली मैं तो पहले खा लेती हूँ। खा खा के भी कितना खा लेती होगी बेटा तू, आधी रोटी। अब तो अगर जो रूल हमारे घर में होता है ना, पार्टनरशिप में वही रूल है। पार्टनरशिप जब भी डिसॉल्व होगी तो वो पहले पैसे किसको देगी? आउटसाइडर को।
पहले बैंक का लोन चुकाया जाएगा, इनकम टैक्स जीएसटी चुकाया जाएगा, फिर पार्टनर का लोन चुकाया जाएगा, पार्टनर का इंटरेस्ट चुकाया जाएगा, फिर कैपिटल की बारी आएगी। तो अगर आपने ये पैसा कैपिटल में डाल दिया तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आप उसे कैपिटल में मत डालो, उसे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट में डालो। और कहाँ शो करो? बैलेंस शीट में एज अ सेपरेट आइटम, एज अ, ताकि दिखता रहे ये इंटरेस्ट अभी बाकी है, ये इंटरेस्ट अभी कैपिटल में घुल मिल जाएगा तो कुछ पता क्या। ये बात मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को? तो इंटरेस्ट पे ना करे तो हमेशा कहाँ डाला करो? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट में, उसे कैपिटल में मिक्स। लेकिन इंटरेस्ट रिसीव ना हो तो कैपिटल में से कम जरूर कर लो, क्योंकि सामने वाला पैसे नहीं दे रहा तो फर्म क्या करेगी? कैपिटल में से कम कर दे। ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट पेड एक हो गया, इंटरेस्ट रिसीव एक हो गया। नंबर 3, रेंट। रेंट आप भले पार्टनर को पे करो या लैंडलॉर्ड को पे करो, इट इज ऑलवेज अ आइटम ऑफ P&L। और ये P&L में हमेशा क्या होगी? ठीक है, P&L में डेबिट होगी, क्योंकि कल मैंने आपको कहा था कि जो भी खर्चे आप पार्टनर को कर रहे हो वो एप्रोप्रिएशन में आएंगे। तो एप्रोप्रिएशन में IOC आती है, सैलरी आती है, क्योंकि वो पार्टनर को मिलती है। रेंट अगर पार्टनर को मिल रहा है, बोलो तो, तब भी वो P&L में ही आएगा, वो एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। रीजन बोलो। रेंट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। रेंट बिल्डिंग को दिया जाता है, पार्टनर या लैंडलॉर्ड को नहीं। किसको दिया जाता है? अगर ये बिल्डिंग मेरी होती, अगर ये बिल्डिंग, आमीन तो बोलो यार, तो अगर ये बिल्डिंग मेरी होती, ठीक है, तो मुझे ये रेंट मनमोहन जी को ना देकर मुर्तजा सर, अब्देली सर रेंट मुझे देते, तो वो रेंट अगर मुझे मिलता तो भी वो रेंट किधर आता? क्योंकि रेंट हमेशा किसकी आइटम है? ये बराबर याद रखना, कान खोल के सुन लेना। एडजस्टमेंट नंबर 4, IOC, सैलरी और कमीशन क्या हमेशा दी जाती है? तो इसके 3 केस है, यहां ध्यान से सुनना। अगर हमने इसे एप्रोप्रिएशन माना है, जो कि ये होता भी है, क्या माना है? और एक हमने इसे चार्ज माना है। प्लीज सामने देखना, एक एप्रोप्रिएशन माना है और एक क्या माना है? कंसेप्ट नंबर कौन सा चल रहा है ये हमारा? 7। 5 कल पढ़ाए थे, 6th आज पढ़ाया IOD का, आज 7th। इसको नाम दिया है सम इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। क्या नाम दिया है? इसमें इंटरेस्ट पेड की बात कर ली, इंटरेस्ट रिसीव की बात कर ली, रेंट की बात कर ली। मैं पूरा चैप्टर ढांचा खींच दूंगा आपके सामने 2 लेक्चर में, ठीक है? बराबर सुनते जाना। अब जब क्वेश्चन करने बैठो तो ये कल की वीडियो और आज की वीडियो फिर देख लेना 1.5 पे। सारे कंसेप्ट एक साथ दिमाग में पहले गचा लेना और फिर हॉट्स लेवल के क्वेश्चन उठाने हम लोगों को। हॉट्स लेवल के कौन से? एक क्वेश्चन अपन ने करा था सुदेश वाला, रहीम वाला, जिसके अंदर इंटरेस्ट पेड भी था, इंटरेस्ट रिसीव भी था, रेंट भी था, कमीशन भी था, IOC भी थी, सैलरी भी थी, सब कुछ था। इस तरह के क्वेश्चन, ऐसे 5-7 क्वेश्चन आपको बढ़िया मिलेंगे जिसमें सारे कंसेप्ट है, वो अच्छे से देख लेना, ठीक है? उसके बाद ये बुक आप एक बार पूरी सॉल्व कर चुके हो, दोबारा पूरी बुक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिलेक्टेड क्वेश्चन भी अच्छे से करोगे, रिवीजन हो गया। उसके बाद सीधे सैंपल पेपर करने हमें, मिक्सअप क्वेश्चन। अब हमारी तैयारी इन 2 महीनों में मिक्स क्वेश्चन की होनी चाहिए। चैप्टर वाइज क्वेश्चन तो हमने खूब कर लिए, हमारा दिमाग मिक्स क्वेश्चन में चलता है कि नहीं चलता, ये देखना है हमें। पेपर पूरे 80 नंबर का मिक्स आएगा, ठीक है? कभी तो बच्चे को ये देख के नहीं पता चल रहा है एडमिशन का क्वेश्चन है कि रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल सेम होता है, बस उसमें एक लाइन का फर्क है। एक बंदा आया तो एडमिशन हो जाएगा, एक बंदा छोड़ के गया तो, हालांकि फर्क भी कुछ नहीं पड़ेगा। एडमिशन और रिटायरमेंट में 90% अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होता है, लेकिन हमें फिर भी अब मिक्स क्वेश्चन की तैयारी करनी है। तो अब इसके अंदर क्या करना है? रिवीजन बिल्कुल परफेक्ट इसी तरीके से होगा। सारे कंसेप्ट को एक बार पूरे ढांचा खींच लो, उसके बाद हॉट्स लेवल के क्वेश्चन कर लो और उसके बाद सीधे फिर क्या उठा लो? सैंपल पेपर। सारे सैंपल पेपर सॉल्व करते जाओ। एक किताब आती है अरिहंत की, 10 से 15 सैंपल पेपर होते हैं, ठीक है? 2-2, 3-3 जने, पहले भी बोला था, मिलके खरीद लो, ठीक है? हर जना पैसे वेस्ट मत करना, तुम सबके ग्रुप्स बने हुए ही है। एक जना पहले ले गया, उसने 5 सैंपल पेपर अपने घर पे सॉल्व करे, दूसरे अपने दोस्त को दे दिए, वो अगले 5 कर लेगा। तुम्हारी तैयारी तुम्हारी है, यहाँ तो टेस्ट हो ही रहे, वो तो हो ही रहे, घर पे प्रैक्टिस के लिए ये। और इसके पीछे भी DK गोयल के पीछे भी 2-3 सैंपल पेपर दे रखे, वो भी घर पे करो। सैंपल पेपर तुम तभी कर सकते हो जब तुमने पूरा कोर्स अच्छे से कर लिया, और वो कोर्स तुम्हें एक बार अच्छे से करने के लिए सारे कंसेप्ट को रिकॉल करना बहुत जरूरी है। देखो इधर IOC, सैलरी, कमीशन। अगर हम, अरे भाई इधर देख ले, समीर इधर देख, अगर हमने इसे एप्रोप्रिएशन माना है
तो 3 केस बनेंगे कि फर्म को प्रॉफिट हुआ है, फर्म को लॉस हुआ है, या फर्म को इनएडिक्वेट प्रॉफिट हुआ है। अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ है तो फुल आईओसी, सैलरी एंड कमीशन पूरी दे दो। प्रॉफिट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लॉस हुआ है तो नो आईओसी, नो सैलरी, नो कमीशन। क्या हुआ है अगर लॉस हुआ है? लेकिन अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट हुआ है, देखो प्रॉफिट होने का क्या मतलब है, अभी आपको आईओसी, सैलरी, कमीशन देनी है टोटल मिला के 5 लाख की, और क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट 7.5 लाख का है, तो आपको दिख रहा है कि 7.5 लाख का प्रॉफिट है और आईओसी देनी है 5 लाख की, तो क्या आप 7.5 लाख में से 5 लाख नहीं दे सकते? क्या दे सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम, दे दो। अब लॉस में क्वेश्चन की शुरुआत में ही लिखा हुआ है कि फर्म इंकर्ड लॉस, मतलब फर्म को क्या हुआ है? तो एक रूल होता है कि जब आपकी फर्म ऑलरेडी लॉस में चल रही है तो आप खुद आईओसी उठा के और लॉस क्यों कर रहे हो? आप आईओसी उठाओगे तो लॉस, और पार्टनर सैलरी उठाएगा तो लॉस, और ये पार्टनर की बात हो रही है। आउटसाइडर को तो आपको सब कुछ देना ही पड़ेगा। क्या मैं वर्षा को ये बोल सकता हूँ मेरे को लॉस हो रहा है इस महीने सैलरी मत ले? मनमोहन जी को बोल सकता हूँ लॉस हो रहा है ये रेंट मत लो, ठीक है? लैंडलॉर्ड को भी आप मना नहीं कर सकते, एम्प्लॉय को भी मना नहीं कर सकते। बिजली विभाग को बोल सकता हूँ लॉस हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का बिल माफ कर दो। आउटसाइडर को तो देना ही पड़ेगा। मैं आउटसाइडर की बात नहीं कर रहा, मैं घर के लोगों की बात कर रहा हूँ। घर के लोग कौन है? पार्टनर। तो क्या पार्टनर आईओसी, सैलरी, कमीशन प्रॉफिट में उठाए? क्या लॉस में भी उठाए? तो बिल्कुल सिंपल जवाब है। तो क्वेश्चन में अगर लॉस हो तो हमें आईओसी, सैलरी नहीं देनी, प्रॉफिट हो तो देनी है। सुन रहे हो पीछे बेटा, यहां पे बालक। अब इनएडिक्वेट प्रॉफिट, प्रॉफिट है लेकिन कम है, तो इसमें रूल है कि जितना प्रॉफिट है उतनी ही आईओसी दे दो। जितना प्रॉफिट है उतनी ही आईओसी, कमीशन दे दो, और प्रॉफिट को आईओसी, कमीशन दे दो इसी के रेशो में। जैसे एक एग्जांपल समझाता हूं आपको। इसको आईओसी देनी है, सैलरी देनी है, कमीशन देनी है, सब मिल मिला के 3 लाख। किसको? आलिया को। और सिमरिता को आईओसी देनी है, कमीशन देनी है, सैलरी देनी है, सब मिल मिला के 4 लाख। 3 लाख और 4 लाख कितने होते हैं? बोलो यार, अरे बोलो। 3 लाख और 4 लाख कितने होते हैं? अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंपनी को प्रॉफिट, फर्म को सॉरी, प्रॉफिट 3.5 लाख का हुआ है। कितने का हुआ है? 3.5 लाख। क्या आप 3.5 लाख से 7 लाख दे सकते हो? नहीं। बोलो ना यार। नहीं। तो ये किसका केस है? क्योंकि प्रॉफिट तो है लेकिन पूरा लॉस भी नहीं है। लॉस होता तो देते ही नहीं। तो इस केस में क्या करेंगे कि ए को आपको 3 लाख देने हैं, ठीक है, तो उसका रेशो हो गया 3, और सिमरिता को आपको 4 लाख देने हैं तो उसका रेशो हो गया 4। इसका रेशो हो गया 4/7 और इसका हो गया, और आपको अमाउंट है 3.5 लाख का। कितने का है? तो 3.5 लाख का ही रेशो बना लो। 3.5 लाख का 7 से 35 कटेगा 5 बार, इसको मिलेंगे 1.5 लाख और इसको मिलेंगे 2 लाख। हो गया? 3.5 लाख थे हमारे पास, 3.5 लाख दे दिए। एक को 1.5 लाख दे दिया, एक को 2 लाख दे दिया। लेकिन देना कितना था? 3 लाख, और एक को 4 लाख। लेकिन उतना प्रॉफिट नहीं हुआ, तो जितना था, ये तो कितनी सिंपल चीज है, जितना था उतना दे दिया। अगर मैं इनको 3 लाख देता, इसको 4 लाख देता, और प्रॉफिट हमारे पास 3.5 लाख का था, तो 7 लाख की चीज देता 3.5 में से, तो 3.5 का लॉस आ जाता और मेरी फर्म किस में चली जाती? और कौन चाहेगा कि खुद पार्टनर आईओसी उठाए और फर्म किस में चली जाए? ये समझदारी। तो ये तो हो गया जब हमने इसे क्या माना है? एप्रोप्रिएशन। तो 3 केस बन गए, केस 1, केस 2, केस 3। लेकिन जब हमने इन तीनों चीजों को चार्ज माना है तो फिर हमें पे करना है, पे करना है। अगर हमने चार्ज माना है तो हमें ये तीनों चीज क्या करनी है? पे करना है। बोलो, पे करना है।
इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, बोलो प्रॉफिट हो या ना हो, लॉस हो प्रॉफिट हो, फिर भी पे करना है, क्योंकि हमने इन तीनों चीजों को चार्ज माना है। मतलब हमने इसको ऐसा माना है कि जैसे आउटसाइडर को सब चीज पे करते हैं, ऐसे पार्टनर को भी सब चीज। सर क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में हमेशा हमें क्या मानना है? एप्रोप्रिएशन ही मानना है। चार्ज मानना होगा तो गिवन होगा। एक क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है कि आईओसी इज ट्रीटेड एज, बोलो ना यार, आईओसी इस केस में हमें आईओसी देनी ही पड़ेगी, भले प्रॉफिट हो या कंसेप्ट नंबर कौन सा चल रहा है? ये 7 में इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। नंबर 1 इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट, एंड नंबर 4 आईओसी सैलरी कमीशन का चार्ट कि देनी है कि नहीं देनी। ये हमारे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट समाप्त हुए। अब आते हैं अगले पे, कंसेप्ट नंबर 8, एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट। क्या है? एडजस्टमेंट इन, अब 35 के बाद से हमने कुछ स्पेशल क्वेश्चन करे थे एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट। सामने देखो, सामने प्लीज, एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट बिल्कुल सामने देखना। एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट मतलब हम लोगों ने ये पढ़ा कि हमें पार्टनर को आईओसी देनी है, हमें पार्टनर को सैलरी देनी है, कमीशन देना है, इतनी देर से पढ़ रहे हैं। एंट्री वेंट्री भी बता दी आपको, आईओसी देनी है, आईओसी टू पार्टनर कैपिटल, सैलरी देनी है, सैलरी टू पार्टनर कैपिटल, सब नाटक कर लिए। अब हमारा अगला कंसेप्ट था कि भैया हम ये आईओसी सैलरी वगैरह देना ही भूल गए, देना ही भूल गए। गलती हो गई, गलती तो किसी से भी हो सकती है, या फिर देना भूल गए, या फिर गलत रेशो में दे दिया, या फिर आईओसी देनी ही नहीं थी लेकिन दे दी, आईओसी या फिर आईओसी 8% देनी थी 10% दे दी। कितनी देनी थी? 8%। ऐसे हमसे क्या हो गई? गलती हो गई। तो मैंने गलतियों को 2 हिस्सों में बांटा था। नंबर 1, हमने आईओसी, सैलरी, कमीशन, इन सब में गलती करी। इन सब को हमने क्या करा? रॉन्ग पे किया। क्या किया? या फिर पे नहीं किया, या तो रॉन्ग पे किया या पे नहीं किया, मतलब गलती हो गई हमसे कुछ भी। बट हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई गलती नहीं की। किसमें? पीएसआर में हमसे कोई गलती नहीं हुई, पीएसआर बिल्कुल सही था हमारा। तो फिर उस केस में क्या होगा? हमें एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाना है। क्या बनाना है? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। और सारे एडजस्टमेंट को सही करना है। कैसे बनेगा? एक इमेजिनरी एग्जांपल से बता रहा हूँ। मान लो 2 पार्टनर थे, ए और बी। एक कॉलम बनाना है टोटल का और एक कॉलम बनेगा पर्टिकुलर का। पहले तो एक बात समझ लो, बताना भूल गया, जब भी हमसे कोई गलती होगी, हमने आईओसी नहीं दी, सैलरी नहीं दी, कमीशन नहीं दिया, वॉटएवर, जब भी हमसे कोई गलती होगी तो एक बात कान खोल के सुन लो, अकाउंट्स में हर गलती कम से कम 2 जगह इफेक्ट डालती है। जैसे इधर देखो, एप्रोप्रिएशन अपने दिमाग में लाओ। यहाँ देखो, ये प्रॉफिट है, ये आईओसी है। आपने आईओसी नहीं दी तो प्रॉफिट बटा तो वो गलत बढ़ गया, या आपने आईओसी ज़्यादा दे दी तो प्रॉफिट कम बटा। मतलब आप जब भी आईओसी सैलरी में गड़बड़ करोगे तो एक गलती किस में भी हो जाएगी। एग्री करते हो कि नहीं करते? एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, एक बिल्कुल शानदार एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखो, मेरे हाथ में इस कोचिंग का हिसाब है। तो मुर्सा सर अब्दली सर ने पूछा, भैया क्या है इस साल का हिसाब, क्या है? मार्च आ गया। तो मैंने कहा, देख इस साल अपने पास टोटल 30 लाख की फीस आई, बराबर सुन लेना, और 15 लाख के खर्चे हुए। तो 30 लाख में से 15 लाख गए, कितने बचे? 15 लाख। तो अपन तीनों को 5-5 लाख मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? हम तीनों ने 5-5 लाख ले लिए, बढ़िया खुश होके चले गए। अब 15-20 दिन बाद क्या हुआ? नीचे मनमोहन जी आए और उन्होंने मुझसे कहा, यार शब्बीर सर आपने ना 1 महीने मेरे को रेंट नहीं दिया। ठीक है, आपने मेरे को क्या नहीं दिया? रेंट नहीं दिया। मैंने कहा नहीं यार सर, मैंने तो सारा दिया है। कि देखो आप 1 महीने का रेंट देना भूल गए। मैंने कहा अरे हाँ यार, ये तो मैं भूल गया। तो मैंने कहा 1 लाख से खर्चा बढ़ जाएगा। तो अब मेरे 15 लाख के खर्चे कितने हो जाएंगे? 16 लाख। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 14 लाख, क्योंकि फीस कितनी आई थी। एकदम सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, लास्ट बेंच तक समझ में आ जानी चाहिए ये बात। तो फीस कितनी आई? 30 लाख। खर्चे 15 की जगह कितने हो गए? 16। तो 30 में से 16 गए, 14। तो हमें जो 15 मिले थे, कितने मिलने चाहिए? अब मैं अब्दली सर, मुर्सा सर को बुलाऊंगा, मैं कहा यार वो गलत हो गया यार प्रॉफिट, तुम लोग थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट वापस दो, क्योंकि तुम्हें 5-5 मिला है, 5-5 नहीं मिलेगा। 14 डिवाइड बाय 3 करो, कितना होता है? 477। पक्का? या 467? 77? 67 होगा।
467। तो मैं अब्दली सर को बोलूँगा, अब्दली सर को कि 33 तू वापस दे, मुर्सा सर को बोलूँगा 33 तू वापस दे, 33 मैं वापस देता हूँ। 33 99 हुआ, 1000 और मैं अपनी तरफ से मिलाऊंगा, 1 लाख रुपए किसको दे के आएंगे? मनमोहन जी को। क्या ये बात समझ में आई? बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, मतलब एकदम भोंट बुद्धि भी हो तो उसे ये समझ में आ जाना चाहिए कि खर्चे अगर कम दिखाओगे तो प्रॉफिट बढ़ के आएगा, और वो प्रॉफिट का उल्टा इफेक्ट पार्टनर पे चला जाता है। जिसको मिलने चाहिए थे 14 मिल गए 15, 14 की है कितने मिल गए? 15। अब हमें उसे सही करना पड़ेगा, इसे कहते हैं एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट। अब ये गलती तो हमारी आउटसाइडर में हुई, लेकिन हमारी यहाँ गलती आउटसाइडर में नहीं होगी, इनसाइडर में होगी। जैसे हमने पार्टनर को क्या कर दिया, आईओसी वगैरह गलत दे दी या नहीं दी, तो उसमें हम क्या बनाएंगे? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। वो टेबल कैसे बनेगी? सामने देखो, पार्टनर को कुछ भी मिलता है तो क्या होता है? इतनी धीरे बोलोगे, क्या होता है? कुछ भी मिले तो अगर हम उसे आईओसी वगैरह देना भूल गए तो हम आईओसी को क्या करेंगे? मान लो सैलरी देना भूल गए, मान लो कमीशन देना भूल गए, ठीक है, और इन सब का उल्टा इफेक्ट प्रॉफिट पे आएगा। तो यहाँ पे आप एक टोटल का कॉलम बनाओगे, टोटल। अब ये टोटल आया आपका, इसका आया मान लो 50,000 और इसका आया कितना? 40। तो टोटल कितना आया? अब अगर आपने, अभी मैंने समझा दी पूरी रामायण गाकर कि हर चीज़ के 2 इफेक्ट आते हैं। अगर आपने आईओसी वगैरह गलत दिए तो उसका इफेक्ट किस पे आया होगा? प्रॉफिट पे आया होगा। तो आप ये याद रखना, आपने अगर आईओसी, सैलरी, कमीशन वगैरह को क्रेडिट किया है क्योंकि आपको उसे पार्टनर को देना है, तो उतने ही अमाउंट से प्रॉफिट को डेबिट करना पड़ेगा। तो अब उतने ही अमाउंट से प्रॉफिट को क्या कर दो, ये प्रॉफिट उतने ही अमाउंट से क्या हो जाएगा? डेबिट। इनके पीएसआर में मान लो इनका पीएसआर 5:4 ही था, कितना था? या मान लो इनका पीएसआर इक्वल था, कितना था? 1:1। तो 90,000 को 1:1 में बांटो, 45। फिर इसको कंपेयर कर लो, इसके क्रेडिट में कितने थे? 50, और डेबिट में कितने थे? क्रेडिट में कितने थे? 50, डेबिट में कितने थे? तो इसका 5,000 से क्रेडिट ज़्यादा था, इसके क्रेडिट में कितने थे? 40, लेकिन डेबिट में कितने थे? तो इसका 5,000 से डेबिट ज़्यादा था। तो बी से पैसे ले लो, 20 कैपिटल डेबिट, ए को दे दो 2 कैपिटल, बी से ले लो, ए को दे दो। ये एंट्री है वही, और आपका आंसर आ गया। तो हमें क्या करना है, बोलो मेरे साथ, जब भी पार्टनर को आईओसी, सैलरी, कमीशन कुछ भी देना भूल जाए तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे, उसमें जो भी देना है सब क्रेडिट करेंगे और प्रॉफिट को उतने ही अमाउंट से डेबिट करेंगे। समझ गए? फिर कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे? एक का जितना क्रेडिट आएगा दूसरे का उतना ही। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका आंसर गलत है। बोलो, एक का जितना क्रेडिट आएगा उतना ही डेबिट आएगा, नहीं हुआ तो आपका आंसर। अब एक चीज़ और सुन लो, इसमें ध्यान से देखो। ये आईओसी, सैलरी, कमीशन मुझे उन्हें देनी थी क्योंकि मैं देना भूल गया था, तो मैंने इसे क्रेडिट किया। अगर मैंने यही आईओसी, सैलरी, कमीशन उन्हें गलत दे दी होती तो मैं उनसे वापस लूंगा, तो वापस लेने का मतलब क्या है? डेबिट। तो फिर उन केस में आईओसी वगैरह क्या होती? डेबिट होती, और प्रॉफिट पे उल्टा इफेक्ट आता। फिर प्रॉफिट क्या हो जाता? क्रेडिट। मतलब बस ये याद रखना, प्रॉफिट पे हमेशा क्या आएगा? उल्टा इफेक्ट आएगा। तनिशी सुन रही है बेटा? समझ में आया क्या बोला मैंने? आईओसी, सैलरी, कमीशन जरूरी नहीं है उन्हें देना ही निकले, हो सकता है उनसे और उनसे लेना कैसे? गलत दे दी, डीड में लिखा हुआ ही नहीं था कि आईओसी देनी है, फिर भी आईओसी। सैलरी लिखी भी थी 50,000 देनी और गलती से 70 दे दी। गलती के, बोलो, गलती के कोई हाथ पांव नहीं होते, गलती कुछ भी हो सकती है, हमें ही देख लो। तो सुनो बच्चों, गलती, अरे सुनो बच्चों, गलती के कोई हाथ पांव नहीं होते, गलती कुछ भी हो सकती है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे ऐसे लिखाने बैठूँ कि गलती क्या क्या होगी, कई सारी जगह पे लिखाया जाता है कि या तो आईओसी ज़्यादा दे दी, आईओसी कम दे दी, सैलरी ज़्यादा दे दी, तो उसके भी केस बना देते हैं ये लोग। तो अगर मैं यहाँ केस बना भी दूँ तो 15 केस बना दूँ तो वहाँ 16 आ सकता है, क्योंकि गलती तो कुछ भी हो सकती है। 8 की जगह 10 दे दी, 10 की जगह 8 दे दी, देनी नहीं थी दे दी, ठीक है, कम देनी थी ज़्यादा दे दी, ज़्यादा देनी थी कम दे दी। तो आपको तो ये सब रटना ही नहीं है,
लॉजिक क्या है? एक बार और बोलो, जो भी पार्टनर को देना है, सब क्रेडिट करो, और उल्टा इफेक्ट प्रॉफिट पे, और जो भी पार्टनर से लेना है, उसे डेबिट करो, और उल्टा इफेक्ट प्रॉफिट पे। ये याद रखोगे क्या तुम? ये याद रखोगे क्या तुम? तुम क्वेश्चन देख के ये पता लगा सकते हो क्या गलती करी है? इंग्लिश आती है तुम लोगों को पक्का? तो उसमें ऐसा लिखा हुआ होगा, पार्टनर को 10% आईओसी देनी थी लेकिन हम देना भूल गए, ओमिटेड लिखा हुआ होगा। क्या लिखा होगा? फिर ऐसा लिखा होगा, पार्टनर को 10% देनी थी लेकिन गलती से 12 दे दी। पढ़ के पता लगा लोगे। अब इसका केस 2, ये तो केस 1 था, इसका केस 2 है, जब हमने, भैया टाइम मुझे पता है हो गया है, मेरे को जो चीज़ करानी हो करा लेने दो, कोई ऐसा तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, तुमसे ज़्यादा टाइम मेरे को जल्दी होती है, मैं भी सुबह से पढ़ा ही रहा हूँ, तो शांति बनाए रखो, मैं जो टारगेट लेके आया हूँ वो कंप्लीट करा लेने दो प्लीज़। और ये रिवीजन ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में होता है, मज़ा नहीं आता। रिवीजन की क्लास एक साथ में चलती है तो ही मज़ा आता है, सारे कंसेप्ट जो सोच रखे वो पूरे हो जाते हैं, तो तुम्हें क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा। सुन लो ध्यान से, 10 मिनट ज़्यादा बैठ जाओगे कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा। आईओसी, सैलरी, कमीशन, हमने ये सब पे नहीं किया, मतलब रॉन्ग पे किया, या फिर पे नहीं किया, मतलब गलती वही है, लेकिन अब हमने पीएसआर में भी गलती कर दी। पीएसआर में भी क्या कर दी? जैसे हमें रेशो बांटना चाहिए था 3:3:2 में, और हमने प्रॉफिट बांट दिया 2:2:1 में, तो ये टेबल शोइंग एडजस्टमेंट थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। कैसे बनेगी ये देखो, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, पर्टिकुलर ए बी और एक टोटल, ठीक है। यहाँ देखो अब क्या होगा, आईओसी क्या होता है? क्रेडिट, क्योंकि हमें देना था उसे, तो आईओसी क्रेडिट। सैलरी देनी थी, सैलरी भी क्या होगी? कमीशन देना था, कमीशन भी क्या होगा? अब प्रॉफिट भी क्या होगा? क्रेडिट, क्योंकि हमने उसे प्रॉफिट रॉन्ग दिया है, तो यहाँ पे प्रॉफिट आएगा राइट वाला। राइट वाला कौन सा? जैसे क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है 5 लाख का, और आईओसी, सैलरी, कमीशन सब हटा के 3.5 लाख हो रहे हैं, तो 5 में से 3.5 लाख हटा दो, कितने बचे? 1.5 लाख, तो 1.5 लाख इन दोनों में बांट दो, सब कुछ क्रेडिट कर दो, टोटल करो। टोटल करना हमें आता है, यहाँ टोटल कर लो। अब ये जो टोटल आएगा ये है रॉन्ग प्रॉफिट, जो हमने उसे गलत दिया था। रॉन्ग प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशो, क्या आया ये? इसको डेबिट करो, इसको क्या करो? डेबिट मतलब लेना। अब फिर क्रेडिट और डेबिट को क्या करो? कंपेयर करो। मतलब पूरा इधर जो करा था इधर भी वही करा, बस इधर क्या करा था? प्रॉफिट नहीं बांटा था, क्योंकि मैंने प्रॉफिट पहले ही सही बांटा था, तो उसे छेड़ने की जरूरत नहीं। यहाँ पे तो मैंने प्रॉफिट भी गलत बांटा है, तो प्रॉफिट भी मुझे सही देना पड़ेगा। और सही प्रॉफिट किस रेशो में देना है? सही रेशो में। जैसे वो बोले इनका रेशो था 2:1, तो यहाँ पे प्रॉफिट कौन से रेशो में बांटना? 2:1, और आपने बांट दिया 3:2 में, तो ये वापस कौन सा लेना? मतलब गलत वाला वापस ले लो, सही वाला दे दो, गलत वाला वापस ले लो, सही वाला दे दो, फिर कंपेयर कर लो। फिर वही, एक का क्रेडिट ज्यादा आएगा और एक का टैली हो जाएगा। समझ गए? एक बार फिर सुन लो, अगर हमने प्रॉफिट गलत रेशो में बांट दिया और बाकी गलतियां भी करी, तो आईओसी देनी थी, सैलरी देनी थी, कमीशन देना था, वो सब तो क्रेडिट करो, क्योंकि वो तो सब देना ही है। फिर हमें उसे प्रॉफिट भी देना था, क्योंकि प्रॉफिट हमें गलत रेशो में दिया है, तो अब हम किस रेशो में देंगे? सही रेशो में, तो प्रॉफिट भी क्रेडिट होगा। सारी चीजें क्या होंगी? क्रेडिट। और जो रॉन्ग प्रॉफिट है, जो हमने गलत दे दिया है, वो वापस ले लो। वापस लेने का मतलब डेबिट, और डेबिट और क्रेडिट को कंपेयर करो। बस याद रखना, एक बार प्रॉफिट में करेक्ट रेशो लगाना है और इधर वाले प्रॉफिट में, ये तुम पढ़ के पहचान सकते हो ना, करेक्ट कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है। जैसे मैं बोलूं प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन 2:1 इंस्टेड ऑफ 3:2, तो करेक्ट कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है? करेक्ट कौन सा है? करेक्ट और रॉन्ग 2:1। वेरी गुड। वापस बोल रहा हूं, मैंने ये लाइन लिखी हुई है, प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन 2:1 इंस्टेड ऑफ 3:2। करेक्ट कौन सा है? रॉन्ग कौन सा है? तो यहाँ पे कौन सा आएगा? 2:1। यहाँ कौन सा आएगा? बाकी सब तो सेम है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये टेबल शोइंग। और लास्ट कंसेप्ट था हमारा कंसेप्ट नंबर 9, किसका? गारंटी। यहाँ देखो, गारंटी
गारंटी में हमें क्या करना है कि पार्टनर कई बार क्या करते हैं, गारंटी देते हैं किसी एक पार्टनर। तो आपको बस इतना करना है कि एप्रोप्रिएशन जैसे बनता है वैसे बनाओ, प्रॉफिट को भी जैसे बांटना है वैसे बांटो। जिसको गारंटी दी है देखो गारंटी एप्लीकेबल हो रही है या नहीं। जैसे अगर मान लो ए को गारंटी दी है कि तेरा प्रॉफिट होगा 5 लाख, लेकिन उसका प्रॉफिट 3 लाख ही हो रहा है, तो उसको 2 लाख दे दो। उसे कौन देगा 2 लाख? जिसने गारंटी दी है। अगर बी ने दिए तो बी में से 2 लाख माइनस कर दो और ए में 2 लाख प्लस कर दो, बस इतना सा आएगा। बाकी अप्रोप्रिएशन जैसे बनता है, जैसे एक ऐसे ही रफ परफॉर्मा बना रहा हूँ। ये है P&L अप्रोप्रिएशन, ठीक है। यहाँ देखो ये है P&L अप्रोप्रिएशन, यहाँ आता है बाय P&L। क्या आता है? यहाँ आती है 2 IOC, यहाँ आता है 2 सैलरी, यहाँ आता है एक कोई भी रफ फिगर ले रहा हूँ, ये 2 लाख है, ये भी 2 लाख है, ये 1 लाख है, और प्रॉफिट हमें 10 लाख का हुआ है। कितने का हुआ है? और 3 पार्टनर है। कितने पार्टनर है? तो 10 लाख में से 5 लाख हटाओ, कितने बचे? 5 लाख। और तो 2 पार्टनर्स कैपिटल, 3 पार्टनर है ए, बी और सी, और तीनों का रेशियो है 5:3:2। एकदम रफ में जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ, 5:3:2। तो 5 लाख को बांटो 5/10, 5 लाख को बांटो 3/10 और 5 लाख को बांटो 2/10। तो इसके आएंगे 2.5 लाख, इसके आएंगे 1.5 लाख और इसका आएगा 1 लाख। 2.5 और 1.5 कितने होते हैं? 4 और 1 आउटर कॉलम में अकाउंट। ये तो आम जिंदगी। अब मेंटोस जिंदगी। अब यहाँ पे क्या है, ये ए है, बी है और सी है, और ए को थोड़ी चुल थी। क्या थी? ए ने बी को लेन देन में गारंटी दे दी। इसने कहा बी तू हमारे साथ बिजनेस करेगा, तेरे को कम से कम 2 लाख रुपए मिलेंगे बेटा। कितने मिलेंगे? गारंटी दे रहा हूं मैं तेरे को। अब ए ने अपनी एसटेस करवा ली, तो अब क्या होगा, सुनो इधर, अब क्या होगा, बी को गारंटी कितनी मिली है? क्या बी को 2 लाख मिल रहे हैं? तो बस इस आंसर में क्या फर्क आएगा, ऐड करेंगे शॉर्टफॉल कितने की? 50,000, और इसमें से लेस करेंगे शॉर्टफॉल कितने की? तो अब इसका प्रॉफिट 2.5 से कितना हो गया, इसका 1.5 से कितना हो गया, और ये न्यूट्रल है क्योंकि इसने कोई भी चुल, इसने कोई ना तो गारंटी दी थी ना ली। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो गारंटी देगा उसमें से अमाउंट माइनस हो जाएगा, और जिसको गारंटी देनी है उसमें अमाउंट प्लस हो जाएगा। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही बता दोगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बता मेरे को, ठीक है, या चल तेरे से तो पूछा, तनीशी तू बता, अगर ये गारंटी ए ने बी को दी है, अभी मान ले यही गारंटी ए और सी ने दी होती बी को, ए ने और सी ने दोनों ने दी होती बी को। अरे यार तनीशी एक ही है, कितनी बार बोलूं, हाँ, दोनों में से हाफ हाफ माइनस होता, मतलब इसमें से भी 25 और इसमें से भी 25। क्या कहती है मुस्कान, तू बोल, दोनों के रेशो में होता। सुनो, हाफ का रूल तब होता है जब रेशो ना हो। इनका रेशो है ना, इसका रेशो कितना है 5, इसका कितना है 2, तो 50,000 को बांटते 5:2। लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन होता कि गारंटी का रेशो इक्वल है तो फिर इक्वल लेते हैं। तो रूल क्या बना, अगर क्वेश्चन में गारंटी का कोई रेशो है, सुन ले भाई, पागल थोड़ी हूँ, गला फाड़ रहा हूँ 1.5 घंटे से, तुम्हारे ही तो लिए करा रहा हूँ रिवीजन। ये 1.5 लाख की 50,000 की गारंटी अगर क्वेश्चन में गिवन होता कि इस रेशो में भुगतनी है तो वो रेशो लेंगे, और गिवन नहीं होता तो फिर इनके ओरिजिनल रेशो में। इक्वल का तो कोई रूल ही नहीं है। तो या तो रेशो गिवन होगा गारंटी का, अब वो रेशो इक्वल हो सकता है गारंटी का रेशो, या फिर गारंटी का रेशो ना हो तो पीएसआर। तो मतलब ये 50,000 दोनों किस रेशो में बांटते? 5:2 में। पॉइंट में आता आंसर, किस में बांटते? तो समझ गए। तो गारंटी में क्या रूल है, जो गारंटी देगा उसको पैसा मिलेगा, और जिसने गारंटी दी है उसमें से। अब एक गारंटी में एक और ट्विस्टेड केस भी आता है कि कई बार गारंटी फर्म को दे देते हैं अपन। एक पार्टनर किसको दे देता है, इसको जगह इसको। गारंटी किसको दे देते हैं अपन, फर्म को दे देते हैं। तो अगर हम फर्म को गारंटी देंगे, जैसे इसको बोला है 10 लाख की गारंटी है, 10 लाख का प्रॉफिट है, और क्वेश्चन में गिवन है कि ए हैज गिवन गारंटी टू फर्म दैट फर्म विल अर्न 12 लाख, तो फर्म तो 10 लाख ही मान रही है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ए ने गारंटी दी है तो बाय एस कैपिटल कितने, फर्म के प्रॉफिट में 2 लाख और जोड़ देंगे।
बाकी क्वेश्चन जैसे सॉल्व होता है वैसे ही। मतलब यहाँ कैपिटल याद है क्यों लिखा है? क्योंकि उसकी कैपिटल डेबिट हो गई, उसकी कैपिटल डेबिट हो गई, तो ए में 2 लाख डेबिट हो गए और फॉर्म में 2 लाख प्लस हो गए। अब ये जो 2 लाख आपने ए में डेबिट किए हैं, ये ए के कैपिटल अकाउंट में शो होंगे। तो जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो कैपिटल अकाउंट में 2 P&L अप्रोप्रिएशन आ जाएगा। क्या जाएगा? अब अगर मान लो ए की कैपिटल 50 लाख थी तो अब 2 लाख कम हो गई, अब उसकी कैपिटल कितनी बची? 48 लाख, क्योंकि उसने गारंटी देकर अपना पैसा कम करवा लिया, क्योंकि उसने गारंटी दी थी कि फॉर्म कितना कमाएगी 12 और फॉर्म तो 10 ही कमा रही है, तो 2 लाख उसकी कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे और फॉर्म के प्रॉफिट में प्लस। तो एक गारंटी के 2 केस बताए, एक पार्टनर को गारंटी दे और एक पार्टनर फॉर्म को गारंटी। पार्टनर को देगा तो शॉर्टफॉल, पार्टनर फॉर्म को देगा तो और इजी, उसमें फिर इसमें कुछ नहीं करना, सीधे फर्म के प्रॉफिट में ऐड कर देना। किस में ऐड कर देंगे? फर्म का प्रॉफिट 10 की जगह कितना हो गया? 12। ये सारे कंसेप्ट आपके समाप्त हुए। अरे कैपिटल में होगा माइनस, बोला तो सही। जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो कैपिटल अकाउंट में ए में से 2 लाख माइनस हो जाएगा। माइनस होने का मतलब ए में डेबिट हो जाएगा। यहाँ क्रेडिट हुआ है ना, तो ए में क्या हो जाएगा? तो ए के डेबिट साइड में लिखेंगे 2 P&L, कितने? 2 लाख, और बाकी ये 12 लाख को तीनों पार्टनर में जैसे बांटते हैं वैसे ही बांटेंगे। किस रेशो में? 5:3:2 में। आईओसी जैसे देते हैं वैसे ही देंगे, सैलरी जैसे देते हैं वैसे ही देंगे, बाकी क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं आएगा। सिर्फ क्रेडिट साइड में आपको 2 लाख और ऐड कर देने हैं, ठीक है। एक एडजस्टमेंट और था कैपिटल का। अगर आपको आईओसी निकालनी हो और आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो, लास्ट चीज कंसेप्ट नंबर 10 क्या दे रखी हो आपको, तो आईओसी हमेशा किस पे निकलती है? तो आप क्लोजिंग से ओपनिंग पे आओगे रिवर्स कैलकुलेशन करके। कैसे? क्लोजिंग में प्रॉफिट शामिल होगा तो आप प्रॉफिट क्या कर देना, इसमें ड्राइंग माइनस हो रही होगी, आप ड्राइंग वापस से, इसमें एडिशनल कैपिटल प्लस हो रही होगी, आप एडिशनल कैपिटल वापस से, मतलब आप रिवर्स कैलकुलेशन करना। क्या करना? तो आप क्लोजिंग से किस पे आ जाओगे? बस, और ओपनिंग पे आईओसी लगा देना। मान लो आईओसी की रेट है 10%, तो ओपनिंग पे लगा देना 10%। ये एक और एडजस्टमेंट होगा। क्वेश्चन की पहली लाइन बराबर पढ़ना। अगर मैं बोलूँ ए एंड बी हैव कैपिटल ऑन 31 मार्च, तो मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है, तो क्लोजिंग से आप किस पे आना? रिवर्स कैलकुलेशन करके। क्या करके? अभी आपको मैं कैश फ्लो पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी कैश फ्लो में कि ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट प्लस होता है, ड्राइंग माइनस होती है, एडिशनल कैपिटल प्लस होती है, तो जाके क्लोजिंग कैपिटल आती है। याद आ रहा है आपको? तो मैंने इसी को उल्टा कर दिया। अब प्रॉफिट इधर आके क्या हो गया? ड्राइंग यहाँ आके, एडिशनल यहाँ आके, तो ये बन गया कि क्लोजिंग से किस पे पहुंच रहे हैं? ओपनिंग पे। तो ओपनिंग से क्लोजिंग पे भी पहुंचा जा सकता है और क्लोजिंग से ओपनिंग। और इस पूरे फॉर्मूले का लॉजिक बड़ा सिंपल है। मैंने 10 लाख रुपए इस कोचिंग में लगाए, 2 लाख का मुझे प्रॉफिट हुआ तो 12 हो गए, 3 की मैंने एडिशनल कैपिटल लगाई 15 हो गए, 5 लाख मैंने निकाल लिए तो वापस 10 बच गए। तो ओपनिंग में प्रॉफिट ऐड होता है, ड्राइंग लेस होती है, एडिशनल भी ऐड होता है, तो क्या आती है? लेकिन हम क्लोजिंग से भी किस पे पहुंच सकते हैं? ये मैंने 10 कंसेप्ट में पूरे फंडामेंटल की एक एक चीज बता दी आपको, एंट्री से लेकर एडजस्टमेंट तक। क्लियर है? धन्यवाद। बंद कर दो।